नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी मंत्रियों और सलाहकारों की डिनर पार्टी में अचानक माहौल बिगड़ गया। ये डिनर वॉशिंगटन डीसी के एक बेहद खास क्लब में रखा गया था, जहां ट्रंप सरकार के कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद थे। लेकिन इसी बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और हाउसिंग फाइनेंस प्रमुख बिल पुल्टे के बीच जमकर बहस हो गई। उस समय बेसेंट ने पुल्टे को धमकी दी कि वो उन्हें चेहरे पर मुक्का मार देंगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेसेंट का आरोप था कि पुल्टे राष्ट्रपति ट्रंप से उनके बारे में गलत बातें कर रहे थे। क्लब के मालिक और अन्य अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। दोनों को अलग किया गया और बाद में डिनर जारी रहा। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों में लंबे समय से आपसी तनातनी चल रही है। चीनी राजदूत जू फेईहोंग ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और बिना सोचे समझे बताते हुए आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से मुक्त व्यापार का लाभ उठाया है, लेकिन अब टैरिफ को हथियार बनाकर विभिन्न देशों से अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जू ने भारत चीन संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए भारतीय कंपनियों को चीन में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। चीन की इंडस्ट्री के लिए भारत में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित व्यापारिक माहौल की उम्मीद जताई। जू फेईहोंग ने सोमवार को कहा कि एक तरफा नीति और धौंस के कारण विश्व में उथल पुथल और परिवर्तन का नया दौर आ गया है। चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने भारत के सैनिकों की बहादुरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने एशिया और यूरोप के कई मोर्चों पर अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सैनिक उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, इटली और बर्मा के युद्ध अभियानों में शामिल रहे। चीन के राजदूत ने बताया कि उस समय भारत ने 25 लाख से ज्यादा स्वयंसेवी सैनिकों को युद्ध में भेजा था और लगातार रणनीतिक संसाधन भी मुहैया कराए थे। राजदूत ने कहा कि चीनी लोग कभी नहीं भूलेंगे कि भारतीय सैनिकों ने हजारों मील दूर आकर हमें सहयोग दिया। उन्होंने 1938 की इंडियन मेडिकल मिशन का भी जिक्र किया, जब डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और डॉक्टर बसु चीन गए थे। डॉक्टर कोटनिस ने मोर्चे पर अस्पताल बनाए और अनगिनत सैनिकों व नागरिकों की जान बचाई। डॉक्टर बसु ने 6 साल चीन में रहकर काम किया और भारत में एक्यूपंक्चर जैसी चिकित्सा पद्धति का परिचय कराया। ये बयान चीन में आयोजित जापानी आक्रामकता पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दिए गए। इस समारोह में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। अमेरिका के व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को कड़ी चेतावनी दी है। सोमवार को एक इंटरव्यू में नवारो ने कहा कि भारत को किसी न किसी समय अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर मानना ही पड़ेगा, वरना इसका अंजाम दिल्ली के लिए अच्छा नहीं होगा। नवारो ने भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहा और आरोप लगाया कि भारत अमेरिका के सामान पर सबसे ज्यादा शुल्क लगाता है। उनका कहना था, ये सच है कि भारत दुनिया के बड़े देशों में अमेरिका पर सबसे ऊंचे टैरिफ लगाता है और हमें इससे निपटना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत और ब्रिक्स देशों पर हमला बोला। इस बार उन्होंने ब्रिक्स देशों को वैम्पायर यानी खून चूसने वाला कहा। टीवी इंटरव्यू में नवारो ने कहा कि ब्रिक्स का कोई गठबंधन लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि ये देश अमेरिका को निर्यात करके वैम्पायर की तरह हमारा खून चूसते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिक्स देशों की आपसी दुश्मनी पुरानी है और ये देश एक दूसरे से नफरत करते और लड़ते रहे। नवारो ने भारत चीन रिश्तों पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों देश दशकों से युद्ध की स्थिति में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन ने संसद के केंद्रीय कक्ष में मॉक वोटिंग की। सांसदों को डमी बैलेट पेपर दिए गए और वोटिंग प्रक्रिया समझाई गई। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और अखिलेश यादव बैठक में मौजूद थे, जबकि राहुल गांधी विदेश से लौटने के कारण शामिल नहीं हो पाए। नेताओं ने खासतौर पर अवैध वोट से बचने की सलाह दी, क्योंकि पहले चुनावों में कई वोट गलत तरीके से अमान्य हो चुके थे। विपक्ष के पास करीब 320 वोट हैं, जबकि एनडीए के पास 420 से ज्यादा वोट, यानी बहुमत साफ उनके पास है। नतीजा आज शाम तक आ जाएगा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मुकाबला होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तय करेंगे कि ये पद एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के 2 महीने बाद हो रहा है। मंगलवार को ही वोटिंग और नतीजे दोनों घोषित होंगे। हालांकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन का पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियां उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है।
गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने सरकार से सवाल किया कि राज्य में पूंजी स्कीम और फ्रॉड कंपनियों में फंसे लोगों का पैसा आखिर कब लौटेगा। गृह विभाग ने बताया कि पिछले 2 सालों में 81 शिकायतें दर्ज हुई और इसमें जनता के 402 करोड़ रुपए से ज्यादा फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए ही वापस लौटाए जा सके हैं। सरकार ने कार्रवाई सिर्फ 2 कंपनियों पर की, उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की गई, लेकिन निवेशकों का पैसा लगभग पूरा डूबा ही रह गया। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब गुजरात पिछले 2 सालों में 2 बड़े घोटालों से हिल चुका है। 2024 में BZ ग्रुप पूंजी स्कैम सामने आया, जिसमें 14,000 से ज्यादा निवेशकों से करीब 6,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई। 2025 में राजकोट का क्रिप्टो स्कैम आया, जिसमें नकली कॉइन बेचकर 8,000 निवेशकों से 300 करोड़ रुपए उड़ाए गए। निवेशकों को बड़े बड़े मुनाफे का झांसा देकर कंपनियों ने अरबों रुपए ठग लिए और अब सवाल यह है कि सरकार इस काले खेल पर लगाम कब लगाएगी। सवाल ये भी उठाया जा रहा है, ये सब स्कैम गुजरात में ही क्यों हो रहे हैं। असम की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी असम गण परिषद के 3 पूर्व विधायक सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की मेंबरशिप ली। इनमें बीजेपी के पूर्व विधायक विनंदा सैकिया और डॉक्टर मान सिंह रोंगपी के साथ AGP के पूर्व विधायक सत्यव्रत कलिता शामिल हैं। सैकिया और रोंगपी पहले भी कांग्रेस में रह चुके थे, लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए थे। अब विधानसभा चुनाव 2026 से पहले उनकी वापसी को कांग्रेस ने अहम बताया है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में डिबेट प्रतियोगिता के दौरान एक बड़ा राजनीतिक पल देखने को मिला। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। संघमित्र ने सबसे पहले बुलेट ट्रेन परियोजना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हुए, लेकिन बुलेट ट्रेन आज भी सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक ही सीमित है। उनकी बातों ने तुरंत ही बाहर भी हलचल मचा दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें शानदार वक्ता बताते हुए सोशल मीडिया पर सराहा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नाराज होने के बजाय संघमित्र की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बेखौफ होकर अपने विचार रखे। संघमित्र यही नहीं रुके, उन्होंने रेलवे की कवच तकनीक पर भी सवाल उठाया और कहा कि पिछले 10 साल में 20,000 से ज्यादा लोग रेल हादसों में मारे गए हैं। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि 400 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 20 स्टेशन ही विकसित हो पाए हैं। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बाद में कहा ये उनके व्यक्तिगत विचार थे। उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों में बोला। कांग्रेस हमेशा खेल को राजनीति और राजनीति को खेल समझ लेती है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रहा है और आधार कार्ड को वोटर ID के लिए मान्य पहचान पत्र नहीं मान रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को इतिहास माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार साफ कहा है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को वैध ID माना जाए, लेकिन चुनाव आयोग बार बार इनकार कर रहा है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आयोग जानबूझकर सही मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन में अड़चने डाल रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs को मान्यता देने से मना कर दिया, आधार स्वीकार नहीं किया और अपने हिसाब से दस्तावेज तय किए। उन्होंने इसे मोदी और अमित शाह की चाल बताया। जयराम रमेश ने कहा कि हम सिर्फ सत्ताधारी दल से नहीं बल्कि चुनाव आयोग की बाधाओं से लड़ते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिहार में चल रही SIR के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने 11 पहचान पत्रों को मान्यता दी थी। कोर्ट ने साफ किया कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान साबित करने के लिए किया जाएगा, न कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगा बैन अब हटा लिया गया है। ये फैसला तब आया जब देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 19 लोगों की मौत हो गई। नेपाल सरकार ने पिछले हफ्ते 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब भी शामिल थे, उनको ब्लॉक कर दिया था। इसके खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतर आए और सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को
विरोध किया गया। कैबिनेट प्रवक्ता और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा, हमने सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध वापस ले लिया है, अब सभी प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने सोमवार को हुए जेनजी प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पाबंदी को लेकर युवाओं की सोच में अस्पष्टता और जानकारी की कमी से ये स्थिति बनी। इन प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हुई और सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा। ओली ने साफ किया कि सरकार सोशल मीडिया पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है और जल्द ही इसके इस्तेमाल का माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। नेपाल सरकार ने अब फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया है। फ्रांस एक बार फिर बड़े राजनीतिक संकट में फंस गया है। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को संसद में हुए विश्वास मत में हार का सामना करना पड़ा। 364 सांसदों ने उनके खिलाफ और सिर्फ 194 ने समर्थन में वोट दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री बायरो मंगलवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब राष्ट्रपति मैक्रों के सामने 3 विकल्प हैं। नया प्रधानमंत्री सेंटर राइट से चुनना, वामपंथ के साथ तालमेल करना, संसद भंग कर नए चुनाव करवाना। हालांकि विपक्ष की वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबाउट ने राष्ट्रपति मैक्रों से भी इस्तीफे की मांग कर दी है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है। फ्रांस अब पिछले 2 साल में 5वें प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रहा है। ये रिकॉर्ड राष्ट्रपति मैक्रों के दूसरे कार्यकाल में बढ़ते असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.